अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हाजरीन सुनने वालों देखने वालों। आज मैं आपकी मुलाकात इस ऐसे शख्स से करा रही हूँ। मैं तो उसको सिर्फ 3 साल से जानती हूँ, लेकिन आप बहुत देर से जानते हैं। लेकिन जब से मैं उसको जानती हूँ, वो मुझे इतना प्यारा हो गया। न जाने क्यों। क्यों, इसलिए कि जब मैं उसके पढ़े हुए लफ्ज देखती हूँ, पढ़ती हूँ और फिर स्क्रीन पे देखती हूँ, तो मैं तो कुछ थोड़ी सी इस तरह की हो जाती हूँ। अब आप कहेंगे वो कौन है। अब उसके ड्रामों के मैं नाम सुनाती हूँ आपको। संगे मरमर, पहचाना? संगीमा, पहचाना? ऐदे वफा, पहचाना? मैं दो चार ही पढ़ सकती हूँ, इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड से नाम है। वो एक सवाल उससे पूछूंगी मैं। और फिर वो ड्रामा जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, जर्द पत्तों का बन, जो एक तरह से मैं कह सकती हूँ, और मुझे मुस्तफा माफ कर दे, कि मेरा भी उसमें थोड़ा सा हाथ है लिखने का। और फिर तन मन नीलो नील, ये तो मैंने ना ही नहीं याद होता सी की ना लिखे है। तो आइए मिलते हैं मुस्तफ़ा अफरीदी से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, क्या हाल है? आदाब आदाब। आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो आपसे अब हम बात करेंगे बहुत सी ऐसी बातें जो मैंने लिखी हुई हैं, जो मैंने कभी आपसे नहीं की पिछले 3 सालों में। लेकिन चलें यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो ड्रामों के तुम्हारे नाम है इतने कॉम्प्लिकेटेड से, ये कैसे तुम्हें ख्याल आता है कि जर्द पत्तों का बन, तो मैं कहती हूँ एक तरह से उसमें मेरा भी थोड़ा सा हाथ था। वो तो लेकिन आपका ये नाम, आपका वो दिया तो हुआ। मेरा है। ये तन मन नीलो नील, संगे माँ, अहद वफा, संगे मरमर वगैरह वगैरह, हाउ डज दैट कम टू यू, द टाइटल्स ऐसे ही? आ, मेरे ख्याल में आप ये जब लिख लेता हूं मैं, उसके बाद आखिर में ही कोई आ, नाम, जैसे कि कहीं ना कहीं होता हो शायद जहन में कि थोड़ा सा अलहदा हो, शायद उस वजह से भी आ, लोगों को याद भी हो जाता है। मजे की बात ये है, हाँ। कुछ और अरसे के बाद। और मुझे याद है जब हमने जर्द पत्तों के बन के ऊपर बात की, तो सब यही कह रहे थे इतना लंबा नाम, इतना लंबा नाम। लेकिन उसका तो खैर काम। अब यहाँ पे आते हैं, अब जरा सी बात करते हैं, जो कुछ बातें मैं भी करना चाहती हूँ। कि तुमने अपनी तरफ से अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की थी एज एन एक्टर। तुम नापा जी। गए थे मैं एक्टर बनूंगा, और वहां से कुछ और ही बन के आ गए। तो क्या हुआ? वहाँ ये हुआ कि वहाँ सब कुछ होता था, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग। और मैं फिर अपने प्लेस लिखता भी था, उनमें एक्ट करता था या उनको डायरेक्ट भी करता था। तो वहीं पर हमारे टीचर, हमारे गुरु खालिद साहब ने मेरा एक प्ले देखा, तो उन्होंने कहा कि खालिद अहमद ने, तुम टीवी के लिए लिखना चाहोगे? तो उस वक्त वो एक प्रोडक्शन हाउस था उनका, बियॉन्ड बॉर्डर्स के नाम के। तो उस वक्त हम कर रहे थे वो कर रहे थे पार्टीशन स्टोरीज के नाम से सिंगल प्लेस। तो उन्होंने मुझसे प्ले कहा कि लिखो। वो प्ले मैंने लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या मैं ज्वाइन करना चाहोगे हमारे प्रोडक्शन हाउस को? तो मैंने कहा ना, क्या चाहे दो आंखें, एक आंख भी मिल जाए बहुत है। तो फिर मैंने आ, उनको ज्वाइन कर लिया, और वहीं पर फिर लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। और एक्टिंग कहीं पीछे रह गई। वैसे मुझे टीवी की एक्टिंग इतना कोई उससे लगाव नहीं है। थिएटर की एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। वो अब भी कोई कराना चाहे तो मैं हाजिर सुन लो हूँ। भाई, सुन लो थिएटर वालों, एक एक ड्रामा वाला आपके पास मौजूद है। अच्छा, तो यानी जिसे कहते हैं कि, जिसे मैं कम से कम यकीन करती हूँ कि ये एक आवाज आती है, और तुम्हारे अंदर से एक आवाज आई कि ये काम अच्छा है, इसी को जी। करो। अब ये बताओ मुस्तफा, तुम हो तो केपी से, तुम्हारी जुबान तो पश्तो है। ये उर्दू, इतनी खूबसूरत उर्दू, इतनी बाकमाल उर्दू, हाउ डिड दैट हैपन? अच्छा, मेरी जुबान जहाँ तक है, उसकी सफाई में मुझे लगता है ज्यादातर नापा का हाथ है।
और हमें ऐसे लोग मिले वहाँ पर, जामिउद्दीन साहब, खालिद साहब, तलत साहब, राहत साहब, उनके साथ उनकी क्लासेस लेना, उनसे पढ़ना। अ, बहुत अच्छे लोग मिले। मैं अपने आप को इस मामले में बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे उस्ताद मिल गए थे हमें। अ, चलती फिरती जो दरसगाहें थी वो लोग, चलती फिरती तहजीब थे। तो उन लोगों के साथ रहना, बैठना, उनकी बातें सुनना, मेरी कोशिश यही होती थी कि उनको ज़्यादा सुना जाए। और तो वे सुनते रहते थे। तो उस वजह से शायद अ, उर्दू कुछ बेहतर हुई हो। हम्म। और फिर पढ़ने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुरू से ही पढ़ना, चीज़ों को देखना, उर्दू को पढ़ना। उर्दू मुझे बहुत अच्छी लगती है। शायद इस वजह से भी मिलान होता है इंसानी रवैयों का या इंसानी जज्बों का, वो जिस तरफ भी मुड़ जाए सो मुड़ जाए। तो शायद ये वजह वजह थी कि मैं उर्दू से कुछ दोस्ती हो गई मेरी। क्या बात है। क्योंकि ये अब अगला सवाल शायद बाकी लोगों को नहीं मालूम, जो तुमने मुझे कहानियां दी थी पढ़ने के लिए। मैंने तुमसे कहा था मेरी उर्दू बड़ी कमजोर है, वो आज भी कमजोर है। लेकिन फिर तुमने मेरी उर्दू इंप्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मुझे कहानियां भेजनी शुरू की। और वो जो फिर मैंने कहानी इतनी खूबसूरत, यानी मैं ये भी ये समझती हूँ, जो कि और भी लोग समझते होंगे, कि उर्दू हर जुबान एक्चुअली, लेकिन उर्दू जुबान तो एक मौसीकी की तरह है। अगर बिल्कुल। अच्छी, जिस तरह ज़िया मोइनुद्दीन साहब, उफ। जिस तरह ज़हरा निगाह साहिबा, जिस तरह वाह। डॉक्टर आरफा आरिफ। सैयद, जब ये बोलते हैं लोग तो ऐसे लगता है जैसे मौसीकी कान में चल। तो फिर मैंने जब तुम्हारी वो कहानियां पढ़ी तो उनकी भी फ्लो बड़ी खूबसूरत थी। तो वो कहानियां तो तुमने छपवाई नहीं है शायद? नहीं, मुझे अच्छा लगता है अफसाने लिखना अफसाने, अपने लिए, अफसाने जी। या अपने लिए। वो जब इंसान फ्लो में होता है या किसी चीज को देखता हूँ तो मैं अफसाने लिख लेता हूँ, जो शायद ड्रामे लिखने से बहुत मुख्तलिफ है। और उसमें मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह जाता हूँ। तो इस वजह से मुझे वो कुछ पर्सनल सी है, उनको अपने तौर अपने लिए रखना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी तक कहीं छपवाई नहीं। कोशिश करूंगा कि अगले साल इंशाल्लाह उनको दो चार कहानियां और हो जाएं तो 12-14 कहानियां छपवा ही दें। बस बहुत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तुमने, अगर कोई बाकी है तो जरूर भेजना मुझे क्योंकि मुझे बहुत, यानी मैं यकीन सीरियसली कह रही हूँ, उनको पढ़ के मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी उर्दू बहुत थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि तुम उसमें ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हो और ऐसे मुहावरे वगैरह जो कि जाहिर है नॉर्मली मैं तो नहीं करती है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मेरा एक अगला सवाल है। जो तुमने बात तो की है कि तुमने उस्तादों से सीखा ये वो, कई जगह पढ़ा है हमने क्रिएटिव राइटिंग का एक कोर्स होता है। मुझे अभी तक याद है कि बेबसी सिद्वा का नाम हम सब जानते हैं जी। माशाल्लाह। तो बेबसी सिद्वा तो ये अमेरिका में पढ़ाती भी थी। तो क्या आप समझते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग, पहले तो राइटिंग और फिर जाहिर है राइटिंग तो है, तो क्रिएटिव राइटिंग सिखाई जा सकती है? और अगर, क्या आप एज ए राइटर आपके अंदर क्या होना चाहिए कि आप उस क्रिएटिव राइटिंग से कुछ फायदा उठाएं, या कैसे करें? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है आपा कि जो हम हमारे यहाँ राइटिंग होती है आजकल ड्रामों के लिए, उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सीन क्या है, उसकी बुनत क्या है। एक एपिसोड, आप 24-24 एपिसोड लिखते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। लेकिन जो राइटिंग है, उसके लिए कुछ, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही होती है। उसके लिए क्रिएटिव होना नहीं, वो आप क्रिएटिव हैं तो आप राइटिंग कर रहे हैं। तो आपके लिए वो क्रिएटिव का लफ्ज कहीं पीछे रह जाता है। आप क्रिएटर हैं, आप उसको तख्लीक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और अपने एक फ्लो में अपने अंदाज से एक तस्वीर बना रहे हैं।
तो एक तस्वीर बनाने वाले को बस इतना मालूम होना चाहिए कि ग्रीन और ब्लू मिलेगा तो येलो बन जाएगा, बस इतना मालूम हो। बाकी उसका अपना है कि वो किस हिसाब की से तस्वीर बनाता है, कौन सी शक्ल बनाता है, उसके लिए जरूरी नहीं है, मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, वो जो टेक्निकल चीजें हैं, ड्रामा, थिएटर का ड्रामा क्या है, उसकी क्या टेक्निक है, आप इसको टेक्निकल राइटिंग कह सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। राइटिंग होती ही क्रिएटिव है। वो जो टेक्निक्स हैं, थिएटर का क्या है, रेडियो का क्या है, टेलीविजन का क्या है, फिल्म का फिल्म का क्या, क्या है? स्क्रीन प्ले क्या है, डायलॉग क्या है, वो आपको थोड़ा बहुत, उस पर किताबें भी हैं बहुत सारी दुनिया में, वो पढ़नी चाहिए। बड़े लोगों का काम जो हो चुका है वो देखना चाहिए। तो जो क्रिएटिव आदमी होता है वो फिर ब्लू और ग्रीन में कोई और रंग भी मिक्स कर लेता है, फिर वो उससे एक नया रंग भी बना लेता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए, और बड़े लोग, मास्टर्स जो काम कर गए, उनके साथ अपना वक्त गुजारना चाहिए, उनकी किताबों के साथ, उनकी लिखावटों के साथ। तो मुस्तफा अफरीदी ब्लू और ग्रीन को जब मिक्स करता है तो तुम्हारे भी तो रंग कभी कभी मुख्तलिफ होते हैं। उसमें कभी कभी सफेद होता है, कभी लाल होता है, या कुछ होता है। तो ये कैसे होता है? ये क्या तुम्हें, अब मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, शहजाद खलील आपको शायद याद होंगे। जी हम बिल्कुल। मिले तो नहीं, हाँ, बढ़िया। क्योंकि मेरा तो बहुत प्यारा दोस्त था वो। तो मुझसे एक दफा उसने जिक्र किया था, जब मेरी बात हुई थी उससे। वो कहता था मुझे फ्लैश होते हैं, एक फ्लैश आता है और मैं रुकता हूँ, और मैं कहता हूँ अच्छा, ये मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे भी कभी कभी फ्लैशेस आते हैं। ओ यस ऑफ कोर्स, या। तो मुस्तफा अफरीदी कैसे, कोई ड्रामा, कैसे फ्लैशेस आते हैं तुम्हें? तुम कैसे तुम्हारी लिखने का एक सिचुएशनल सिचुएशन क्या होती है? अब मैं जब सोता हूँ, मैं ख्वाबों में भी कहानियां बुन रहा होता हूँ। मुझे सीन्स आ रहे होते हैं, मेरे कट टू कट ख्वाब भी कट टू कट चलते हैं। वो हो गई है क्या, कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, समझ नहीं है। उससे मैं बहुत तंग हूँ। मैं एक लम्हे को भी आंख बंद करूं तो कुछ ना कुछ कुछ चल रहा होता है, पास्ट की चीजें, प्रेजेंट की चीजें, आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो वो एक डार्क रूम बहुत खूबसूरत प्ले है सरमत साहबाई का। तो उसमें एक जो ओपन ही यहीं से होता है कि मैं एक लफ्जों से बना हुआ आदमी हूँ। तो मुझे भी लगता है कि कहानियों से बना हुआ आदमी हूँ। कहानियां दिमाग में चलती रहती हैं, किरदार चलते रहते हैं। और फिर जब मैं लिखने बैठता हूँ, मेरे पास कोई कहानी नहीं होती, मेरा सिर्फ आइडिया अपने दिमाग में होता है और कुछ किरदार होते हैं। फिर वो खुद ब खुद एक दूसरे से वो अपनी अपनी कहानियां सुनाने आ जाते हैं। उससे फिर मेरी कहानियां इसीलिए इतनी फैली हुई होती हैं, वो खुद मेरे कंट्रोल में नहीं होती। तो उसमें मुझे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है चीज़ों को संभालने में। और तो तब भी वो शायद तुम इतनी देर लगाते हो, क्योंकि इसीलिए भी तुम्हारे डायरेक्टर बहुत शोर मचाते हैं। बहुत मुस्तफा ने मैं इतना टाइम लगाया, मुस्तफा लिख बिल्कुल ही नहीं रहा, मुस्तफा दे ही नहीं रहा स्क्रिप्ट। तो क्या सो रहे होते हो कहानी देखने के लिए, या क्या? वो उनकी मोहब्बत है कि वो सब्र कर जाते हैं कि कर रहा है, बस करने दें, जो भी आएगा तो अच्छा ही आएगा, उनका भरोसा है कुछ। तो वो क्योंकि मेरे अपने कंट्रोल में कुछ नहीं होता उस वक्त कहानी लिखते हुए, तो मैं इस कुछ भी किसी को नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, ओ, कुछ नहीं मालूम होता। सिर्फ एक मेन आइडिया होता है, जैसे हमने जरूरत में किया। जी, आपको अच्छी तरह से होगा कि आप पूरे प्रोसेस में साथ थे। एक बिल्कुल आइडिया सा था कि हमने ये करना है, बिल्कुल। वो किरदारों आइडिया, का पता नहीं आइडिया पीछे रह गया, मुस्तफा आगे आ गया। था। वो फिर उसको पकड़ के लाए कि आओ भाई,
ये था आइडिया। तो इस तरह से बनती है मेरी कहानी। मुझे मेरे इसी प्रोग्राम में मानो मानो आपा ने, मानो कुत्सिया जी ने, जी जो कि जी। पहला प्रोग्राम था मेरा, जिक्र किया था। मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था, और वो जिक्र किया था कि मैं रोज सुबह 9 बजे के 10 बजे, मुझे भी याद नहीं है, 2 कागज लेके बैठती हूँ, पेन मेरे हाथ में होता है, और कभी कभी 2 घंटे बाद वो कागज वैसे ही होता है और मैं खाली ही छोड़ के आ जाती Yes. हूँ। लेकिन मेरी एक रूटीन है एवरी डे कि मुझे बैठना है। और ये वो कहती थी कि खान साहब, मैं खान साहब कहती थी उनको, इशराक साहब, वो कहते थे ये तुमने एक आदत बनानी है लिखने की, वगैरह। ये उनका। अगर मैं अपने वालिद साहब को याद करूं, तो उनके अंदर जो बेचैनी होती थी, वो हम सब कुछ बाहर से देखते थे, वो बंद कमरे में चले जाते थे, और मेरी वालदा कहती थी फादर इज राइटिंग। अब हमें क्या पता क्या राइटिंग, लेकिन हम शुश हो जाते थे। और फिर जब वो आई सपोज निकलते थे, तो जरा उनके चेहरे पे सुकून होता था। उनका अपना अंदाज था लिखने का। तो मुस्तफा क्या करता है जब लिख रहा होता है, किस अ, किस्म का ये एक। ये जिस तरह से हर जिंदगी में जितने भी काम हैं, जितने पेशे हैं, एक मजदूर घर से निकलता है, जाके एक मजदूर अड्डे पे बैठ जाता है, फुटपाथ पे बैठ जाता है, उसके आगे अपना फावड़ा भी रखा हुआ होता है ताकि लोगों को पता चले मजदूर है, और फिर वो शाम तक वहीं बैठा ही रहता है। अगर उसकी किस्मत में होता है तो कोई उसको ले जाता है मजदूरी करने, खुदाई करवाने, लेकिन वो जाता जरूर है। तो मेरा भी यही है कि मैं बैठता जरूर हूँ, और कुछ आए ना आए, कुछ लिखा जाए, हाँ। मजदूरी मिले ना मिले, आ, तो बैठना पड़ता है। डांट बहुत, मिले ना मिले। जी हाँ, बहुत तकलीफ दे काम है लिखना। नाइस। को हर क्रिएटिव काम मुझे लगता है बहुत, 2 जमा 2 4 है नहीं कि आपको पता हो कि ये फॉर्मूला है, बस इसी पे रख के आपने बनाते जाना है, बनाते जाना है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है आगे पीछे। और हमारे यहाँ तो फिर 24 24 एपिसोड के, 30 30 एपिसोड के प्लेज होते हैं। आपको पहली एपिसोड से भी चीजें याद रखनी है, मिड भी याद रखना है, फिर आखिर में भी जाके याद रखना है। तो वो यादाश्त की एक, तो ये सारा खेल यादाश्त का है, और क्रिएटिव होने का है, और बैठने का है। आपको बैठना पड़ेगा उसमें। आपको डिप भी आएंगे बहुत सारे, यार कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, मैं तो बस फजूल हूँ, मैं तो फेक हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, और पता ये नहीं मुझे क्या पता क्यों। ये मुझे पता है, कई कई हफ्ते की खामोशी तुम्हारी, तो मुझे पता है। वेयर इज मुस्तफा? ही इज नॉट पिकिंग अप द फोन। वेयर इज मुस्तफा? वेयर इज द स्क्रिप्ट? वेयर इज एपिसोड 5? वेयर इज एपिसोड 7? मुस्तफा इज नॉट आंसरिंग। तो फिर आप ये मानते हैं कि एक, जिसे अंग्रेजी में म्यूज कहते हैं, आप जो मर्जी कहते हो, कि उसको पकड़ना पड़ता है, या वो खुद आता है एकदम से उठ के, अरे, या क्यों ब्लैंकनेस होती है? ये क्या ब्लैंकनेस है जो राइटिंग में, या मेरे ख्याल में हर क्रिएटिव आदमी के लिए, कोई पेंटर पेंट नहीं कर रहा, कोई गाने वाले की आवाज नहीं निकल रही, तो ये क्या ब्लैंकनेस, ब्लैंक सा हो जाता है मसला? इसमें क्या वजह है, या वजह नहीं है तो? ये आज इसकी तक मुझे जवाब। भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों एक बीच में अ, खामोशी हो जाती है, एक खड्डा सा आ जाता है। आप अच्छे खासे स्मूथ रोड पे जा रहे हैं, और स्पीड ब्रेकर आ गया है, और आप रुक गए हैं, और अपनी म्यूज के पीछे अब आपको भागना है। म्यूज कभी भी आपके पास नहीं आती, आपको उसके क्योंकि पीछे भागना प्रोड्यूसर पीछे भाग रहा है। है। बिल्कुल, आपको उस कहानी के पीछे भागना है, उन किरदारों के पीछे भागना है। उस भागम दौड़ी में कहीं आप थक जाते हैं, कहीं वो गुम हो जाते हैं, और वही चलता रहता है।
तो थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत बहुत। जरूरी। अब एक बड़ा बेवकूफाना सा सवाल करने लगी हूं मैं, माइंड ना करें। अगर आपके 17-18 बच्चे होते हैं तो सब बंदे पूछते हैं कौन सा सबसे प्यारा है, किसको सबसे प्यार करती है? मेरे माशाल्लाह 5 पोते पोतियां हैं। हर बंदा मुझे, हु इज योर फेवरेट? अब मैं अगर उनके सामने कहूंगी तो सारे लड़ेंगे मेरे साथ। अच्छा, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एंड दे डोंट बिलीव मी। हमजा कहता है नो, जैनब कहती है नो, माहिर कहता है नो। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके सारे इतने सारे बच्चे हैं, कोई ऐसा है, जब फेवरेट नहीं कहूंगी, कोई ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है, या सभी ऐसे हैं जो आपने ड्रामे लिखे हैं? ऐसे पूछ हाँ, रही हूँ, अगर नहीं जवाब देना तो कोई बात नहीं। अ, मुझे लगता है आपका कुछ अच्छा काम किया है मैंने, जर्द में और तन मन नीलो नील में कुछ अच्छा आह। काम किया है। ये नहीं कि पहले वाली बहुत बेहतरीन थी या वो फजूल थी। तो हम्म। मुझे लगता है इनमें कुछ अच्छा, कुछ ऐसा किया है जो अ, जिससे मुझे खुशी हुई है कि हाँ यार, कि मैं कहानी थैंक्स। लिखता हूँ किसी या ड्रामा जो भी लिख रहा होता हूँ, किसी दिमाग में ये नहीं होता कि मुझे किसी को मैसेज देना है, किसी को हम्म। ठीक करना है। मैं एक स्टोरी टेलर रहना चाहता हूँ, कोई वो नहीं रहना बनना चाहता जो लोगों को ठीक करता फिरे। उनको मुझे कहानियां सुनानी है, मुझे किसी को ये नहीं कहना कि यार मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। हो सकता है आज से 50 साल बाद जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो जाए। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कहानियां लिखूं। और जर्द में और तनमन में को लिखते हुए मुझे कहीं लगा कि जो वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, उनमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी जो कुछ लोगों को समझ में भी आई। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा, इसमें मैसेज भी था कुछ हम्म। कहानी में। क्या नहीं मैसेज भी सर? जी। पश्तो में तो नहीं लिखते, नहीं सिर्फ उर्दू नहीं, में लिखते हो? मैं उर्दू में लिखता हूँ और पश्तो मुझे मेरी जो मादरी जुबान है, मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पश्तो सराइकी उर्दू, क्योंकि वो एक ऐसी हाँ। जगह है डेरा इस्माइल खान जहाँ साथ में हमारे वजीरिस्तान है। वहाँ की मकामी जुबान सराइकी है। फिर 47 के बाद, बंटवारे के बाद बहुत सारे हिंदुस्तान से लोग आए, वो वहाँ बसे, उनकी उर्दू। तो बहुत सारे कल्चर वहाँ पर हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ पर हैं जो अ, शायद आपको उन मेरे ड्रामों में भी वो चीजें नजर आती होंगी। वहीं के लोग, वहीं की बातें, वहीं के किस्से। तो वो उर्दू में लिखना मुझे बहुत बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा ज्यादा लगता ज्यादा मजा आता है, ठीक। है, मजा ज्यादा। चले, अब चूंकि टाइम भी पूरा हो रहा है, तो अब ये अगर मैं पूछूं कि तुम इस वक्त जितना तुमने, कितने साल हो गए तुम्हें लिखते हुए? 8-10 साल तो हो गए। 2008 में मैं पहली बार लिखा हाँ। और अब 25 चल रहा है। हाँ, तो साहब तकरीबन 20 साल तक जा रहे हो, तकरीबन। माशाल्लाह। हाँ। तो इस सारे सफर में क्या तुम महसूस करते हो कि कुछ रह गया है, पाबंदियों की वजह से, या दिल की वजह से, या तुम्हारा जो क्लाइंट है उसको एक खसूसी किस्म का ड्रामा चाहिए था, इसलिए तुम्हारे अंदर का कुछ एक, जो, जैसे दिल कहता है जिसको वलोला कहते हैं, कुछ अंदर से कोई वलवला हो, या कुछ रह गया हो अंदर से, कुछ बातें कर रहा है तुमसे, यार मुझे भी निकालो, मुझे भी निकालो, मुझे भी निकालो, या यू थिंक यू आर डूइंग ओके? आ, नहीं, आप बहुत कुछ है। हम जो कहानियां सुनाना चाहते हैं, जो हम जिस जमाने में हैं या जिस खित्ते में हैं, वहाँ पैदा होते ही हम सेल्फ सेंसरशिप हम्म। लगाना शुरू कर देते हैं। हम्म। वो हमें घर से ही उसकी तरबियत मिलना शुरू हो जाती है। फिर जब आप हम्म। बड़े होते हैं तो आपका समाज आप पे वो सेंसरशिप लगाता है। फिर जब आप हम्म।
प्रोफेशन में आते हैं तो जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ की अनदेखी एक सेंसरशिप है जो फिर आपके डीएनए में भी आ जाती है कि आपने अपने आप को यहाँ तक, ये आपकी लाइन है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। और ये बहुत मायूसी की बात है कि आप कुछ लाइनें खींचते हैं लिखने वालों के लिए, परफॉर्म करने वालों के लिए, गाने वालों के लिए, शायरों के लिए, तो वो फिर उस माहौल में बहुत सारी कहानियां कहीं पीछे रह जाती हैं जो शायद आज से 100 साल बाद लोग सुनाएं, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम वैसे भी बहुत पीछे हैं अगर समाजी तौर पे देखा जाए तो। हमारा जो मिजाज है इस खित्ते का, बल्कि पूरी दुनिया का, वो कहानियों से ही शुरू हुआ था। कुछ होता नहीं था लोगों के पास, एक दूसरे के साथ बैठ के बस बातें ही करते थे, उसी में से कहानियां निकलती थी, उसी से ही पूरी कायनात का तस्वीर निकलता था। कोई आसमान को देखता था तो ये सूरज है, ये डूब रहा है, वहां एक देव बैठा है जो इसको खा जाता है फिर उगल देता है। इस तरह की कहानियां लोग सुनाते थे। तो उन कहानियों को लेकर तहजीबें भी बनी, रिलीजन भी बने बहुत सारे, उनमें सब में पीछे कहीं ना कहीं कहानियां हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमने इस कहानी की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमें वो झूठी लगती हैं जबकि उनमें ही सच्चाई होती है। बहुत सारे तजुर्बात होते हैं, तारीख बादशाह लिखवाता है अपने तौर पे, और उस जमाने का राइटर अफसाना लिख रहा होता है, वो कोई और तारीख लिख रहा होता है। तो आ, हमें उन जो पाबंदियां हैं अपने ऊपर जो हमने खुद लगाई हुई हैं, उनसे निकलने में आ, वक्त तो बहुत लगेगा। लेकिन कभी कभी ख्याल ये भी आता है कि जहाँ पाबंदी हो वहीं अच्छा है, कुछ लिख सकते हैं आप, किसी नए रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं और उस रास्ते मंजिल तक कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो हैं बहुत सारी कहानियां हैं जो अभी नहीं लिख पाया मैं, और कोशिश है बस, ठीक है। बस कोई ठीक है, सुना इसका देगा। मतलब है मुस्तफ़ा अफरीदी अभी मजीद मजीद हमें इस किस्म की कहानियां देगा। तुम्हारी बात सुन के मुझे राशिद डार साहब का भी नाम, आपको सुना होगा आपने, बहुत बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर, लाहौर बहुत बड़े के डायरेक्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक जुमला मुझे याद आया कि आपा, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकालता है। हाँ, बात हो रही थी उस जमाने की मार्शल लॉ की। उसने कहा आपा, अपना मैडम, एक कतरा भी कहीं ना कहीं से निकल आता है बिल्कुल। और चलता है। तो यही उम्मीद रख सकते हैं, जिस तरह है कि आप जैसे लोग लिखने वाले, और कई ऐसे, जिस तरह फैज भी थे अपने वक्त में, जिस तरह फराज थे, और भी, इकबाल का भी, कि उन्होंने अपने वक्त की पाबंदियों को रखा जहन में, लेकिन फिर भी उन्होंने रास्ते निकाले जो आज भी, इतने सालों बाद भी, लोगों को याद रहे। तो उम्मीद है कि मुस्तफ़ा अफरीदी भी ऐसे कुछ रास्ते निकालेगा और हम इंशाल्लाह। उसके ड्रामे देखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, बहुत आपका टाइम, बहुत मजा आया। चलो इसी बहाने तुमसे मुलाकात ही होगी, इसी तरह ही मुलाकात होगी, वैसे तो हो नहीं रही, ना तुम लाहौर आ रहे हो ना मैं इस्लामाबाद आ रही मैं हूँ। इंशाल्लाह जल्द आता हूँ, तो बहुत जल्द। इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत नवाजिश आपकी। शुक्रिया। जीते बहुत रहो, शुक्रिया, जीते रहो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया एवरीबॉडी, अल्लाह थैंक की यू सो अमान। मच। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।